नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे जो हमें लेना है, वेवलेंथ ऑफ टू नोट्स इन एयर। यहाँ पे ये वेवलेंथ आपको दिखाई दे रही है दो साउंड नोट्स की, ठीक है। लैम्डा 1 85/170 मीटर और लैम्डा 2 85/172 मीटर, ठीक है। ये आपको दो वेवलेंथ दिखाई दे रही है। ये जो हर वेव है प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड विद ए थर्ड नोट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी, यानी ये पहला नोट और ये दूसरा नोट जो है थर्ड नोट के साथ में क्या कर रहा है, थर्ड नोट के साथ में बीट प्रोवाइड कर रहा है। आपको ये कहा गया कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये पहला वेवलेंथ है पहले साउंड नोट का, ये दूसरा वेवलेंथ है दूसरे साउंड नोट का, ये बीट फ्रीक्वेंसी है और ये आपका वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हियर सबसे पहली चीज यहाँ पे आप जो है लेट जो थर्ड नोट है ये आप यहां पर लीजिए, बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड नोट, ठीक है। थर्ड नोट का फ्रीक्वेंसी जो है ये यहां पर होगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पे अभी हम क्या लिखेंगे, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आमने सामने लिखेंगे। जिसका डिनोमिनेटर कम है उसका फ्रैक्शन का आंसर ज्यादा आएगा, यानी लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, ठीक है। सो देयरफॉर अपोजिट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगा जिसका वेवलेंथ कम है। लैम्डा 2 वेवलेंथ कम है तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, यानी n2 इज ग्रेटर देन n1, ठीक है। तो देयरफॉर यहां पर क्या आएगा, n2 और n1 के बीच में n3 आएगा, क्योंकि n2 n3 के साथ बीट प्रोवाइड कर रहा है और n1 भी n3 के साथ बीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो रिलेशन आया n2 इज ग्रेटर देन n1, उसी के बीच में आपका थर्ड नोट का फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है। तो इधर ग्रेटर देन का साइन है तो इधर भी ऐसा साइन दे दीजिए। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, n2 minus n3 विच इज इक्वल्स टू nb, और nb कितना है 4, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4, ठीक है, इक्वेशन 1। एंड n3 minus n1 वो भी आपका 4 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। n3 में से n1 माइनस करिए, ये आपका बीट फ्रीक्वेंसी है। दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस n3 प्लस n3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, n2 माइनस n1 विच इज इक्वल्स टू 8, ये आपका अभी रिलेशन है, ठीक है ना। अब n2 माइनस n1 इक्वल्स टू यहाँ पे v अपॉन n2 माइनस v अपॉन लैम्डा 2 माइनस v अपॉन लैम्डा 1, ठीक है। n2 यहाँ पे v अपॉन लैम्डा 2 और n1 यहाँ पे v अपॉन लैम्डा 1। यहाँ पे ये जो v है ये कॉमन आया, 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये v एज इट इज 1 अपॉन लैम्डा 2 का वैल्यू 85 अपॉन 172 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1 85 अपॉन 170, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज ऊपर जाएगी यहाँ पे, फिर यहाँ पर आएगा v 172 अपॉन 85 माइनस 170 अपॉन 85, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर लीजिए, 172 में से 170 माइनस हो गया। फिर यहाँ पे अभी v यहाँ पर आया 2 अपॉन 85 और n2 माइनस n1 आपका 8 है, ठीक है। अब आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकालना है, तो ये वाला ब्रैकेट उधर गया, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी आपके पास में, यहाँ पर v इक्वल्स टू 8 इंटू 85 अपॉन में 2, 2 1 जार 2 4 जार 4 5 जार 20, 4 8 जार 32 एंड 3 34, तो v का आंसर आएगा 340 मीटर पर सेकंड, और ये आपका यहाँ पर 6 नंबर का प्रॉब्लम है, ठीक है, डाउट सेशन। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए, 2 वाइब्रेटर्स व्हेन साउंडेड टुगेदर, यानी आपके पास 2 साउंड वाइब्रेटर्स है, ये दोनों साउंड वाइब्रेटर्स टुगेदर एक साथ कितने बीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 बीट्स पर सेकंड, यानी आपका बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 बीट्स पर सेकंड, ये आपका बीट फ्रीक्वेंसी। दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ इन 2 डिफरेंट केसेस, यानी ये दोनों वाइब्रेटर्स जो है इनका वेवलेंथ सेम है, यानी लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 है, आप
पास, ठीक है। उसके बाद में आपको स्पीड दिया है, दोनों गैसेस में स्पीड आपको गिवन है, यानी v1 आपको गिवन है 345 मीटर पर सेकंड और v2 आपको यहाँ पे गिवन है 340 मीटर पर सेकंड। आपको कहा गया फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू नोट्स, ठीक है, यानी कि n1 और n2 ये निकालना है और वेवलेंथ भी आपको निकालना है। λ1 और λ2 दोनों का वैल्यू सेम है, कोई भी एक वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले फॉर फर्स्ट वेव ये ध्यान में रखिए कि आपको एक रिलेशन पता है v इक्वल्स टू n लैम्डा। ये इसीलिए लिखा क्योंकि मुझे वेवलेंथ का रिलेशन बनाना है यहाँ पे पुट अप करने के लिए। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वेवलेंथ है तो n1 λ1 और इधर में v1 लिखा, सो दिस इंप्लाइज λ1 इक्वल्स टू v1 अपॉन n1। ये मेरा रिलेशन बना। वैसे ही फॉर सेकंड वेव, अगर मैं सेकंड वेव लेता हूं तो v2 इक्वल्स टू n2 λ2, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज यहाँ पे λ2 इक्वल्स टू v2 अपॉन n2, ठीक है। ये भी यहाँ पर हो गया, ठीक है। सिंस आपको पता है कि λ1 और λ2 ये दोनों वाइब्रेटर का वेवलेंथ सेम है तो ये गिवन कंडीशन हो गया यहाँ पे। सो λ1 का वैल्यू v1 अपॉन n1, λ2 का वैल्यू v2 अपॉन n2, ठीक है। कैसा यहाँ पे वैल्यू है, ये n1 इधर लाइए और ये v2 इधर लेकर जाइए। सो v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू n1 अपॉन n2, ये ऐसा रिलेशन होगा। दिस इंप्लाइज n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू, ये जो v1 है ये वैल्यू दिख रहा है 345, ये v2 जो है ये भी वैल्यू दिख रहा है 340, यहाँ पे लिख दो 345 अपॉन 340, ठीक है। ये दोनों जो है ये 5 से डिविजिबल है, आप इसको 5 से कैंसिल करो, 569 जा और 568 जा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर वैल्यू हो गया। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 68 टाइम्स n1 which is equals to 69 टाइम्स n2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे 68 टाइम्स फर्स्ट फ्रीक्वेंसी which is equals to 69 टाइम्स सेकंड फ्रीक्वेंसी, यानी पहला फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर है, therefore n1 is greater than n2, n1 minus n2 equals to bit frequency, n1 minus n2 equals to bit है आपका bit frequency 3, ठीक है। आप n2 इधर लेकर आइए, सो n1 equals to n2 plus 3। ये n1 का वैल्यू आया, ये यहाँ पर n1 की जगह पुट अप करो, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगा 68 n1 का वैल्यू n2 plus 3 which is equals to 69, ठीक है। इधर में ये वाला n2, यहाँ पे अभी सॉल्व करिए 68 टाइम्स n2 प्लस 68 इंटू 3 204, यहाँ पर ये 69 n2 आएगा, ठीक है। अब ये 68 n2 इधर लेकर आइए, 69 n2 माइनस 68 n2 which is equals to 204, ठीक है। यहाँ आएगा 1 n2 यानी n2 बचा, n2 equals to 204 हर्ट्ज। ये आपका सेकंड वाइब्रेटर का फ्रीक्वेंसी आ गया। नाउ अब इसके बाद में n1 जो है वो n2 plus 3 है, यानी 20 plus 3 यानी 207 हर्ट्ज, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या है n1, दोनों फ्रीक्वेंसीज आपकी हो गई। अब इसके बाद में आप λ1 निकाल सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे दूसरी वेवलेंथ उसी के बराबर। नाउ ये v1 कितना है आपका 345 और ये जो n1 जो है आपका, ये n1 अभी कितना आया 207, ठीक है। 207 से अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1.667 मीटर ये आपका λ1 है। ये फर्स्ट वाइब्रेटर का वेवलेंथ आया, दोनों वेवलेंथ सेम है, दोनों
मीटर की, ठीक है, सिंस λ1 इक्वल्स टू λ2 विच इज इक्वल्स टू 1.667 मीटर। ये आपका यहाँ पर सेकंड आंसर है। ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 9। नाउ नेक्स्ट अभी हमारा डाउट में प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10। यहाँ पे देखिए ये इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या असेंडिंग डिसेंडिंग का प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको 17 ट्यूनिंग फॉर्क्स दिए हैं, मतलब आपके पास 17 ट्यूनिंग फॉर्क्स है। दे आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखिए ऑर्डर मेंशन है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे दिया हुआ है। ईच फॉर्क प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकंड विद प्रीवियस वन या विद इट्स नेबर, ऐसा कह सकते हैं। मतलब एक फॉर्क उसी के बाजू वाले दूसरे फॉर्क से 4 बीट्स पर सेकंड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉर्क इज 1.25 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट फॉर्क। मतलब पहले फॉर्क का फ्रीक्वेंसी लास्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी पहले फॉर्क के फ्रीक्वेंसी के 1.25 टाइम्स है। तो आपको फर्स्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी निकालना है और लास्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये आपका अभी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व करेंगे बच्चों। बहुत आसान प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए सी, नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क के लिए आप लिखेंगे P, ये 17 ट्यूनिंग फॉर्क्स, ऑर्डर इंक्रीजिंग है, बीट फ्रीक्वेंसी 4 बीट्स पर सेकंड यानी 4 हर्ट्ज है, ठीक है। उसके बाद लास्ट फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है, लास्ट फॉर्क 17 नंबर का होगा, लास्ट फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1.25 टाइम्स है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फॉर्क। फर्स्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी का 1.25 टाइम्स लास्ट फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ये आपका रिलेशन, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको फर्स्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी यानी N1 निकालना है और लास्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी यानी N17 निकालना है। ऐसे दो आंसर अभी हमको निकालना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखें, जब ट्यूनिंग फॉर्क्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है तो फ्रीक्वेंसी निकालने का एक फॉर्मूला है उसके लिए, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसी भी नंबर के ट्यूनिंग फॉर्क के लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीएड ट्यूनिंग फॉर्क is given by NP equals to N1 plus P minus 1 into NB। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अगर आपके ट्यूनिंग फॉर्क इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये आपका रिलेशन बन गया। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ यहाँ पे N1 के बाद प्लस की जगह माइनस साइन है। अब इस रिलेशन में P और NB का वैल्यू पुट अप करिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में P और NB का वैल्यू यहाँ पे पुट अप करना है। P का वैल्यू 17 यानी N17 हो गया, यहाँ पे N1 प्लस ब्रैकेट में P है यानी 17 माइनस 1 और यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी है आपका 4, ठीक है। ये आपका रिलेशन हो गया। नाउ ये जो N17 है ये आपको गिवन है 1.25 टाइम्स N1, ये वाला N1 17 माइनस 1 16 इंटू 4, ये N1 इधर लेकर जाइए 1.25 N1 माइनस N1, ये हो गया 64, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 0.25 N1 विच इज इक्वल्स टू 64, सो N1 इक्वल्स टू 64, ये 0.25 इधर आ जाएगा। सो इससे आपको N1 का आंसर मिलेगा, दैट इज 256 हर्ट्ज। ये आपका N1 का आंसर हो गया। नाउ अब आपका N17 क्या है? 1.25 टाइम्स जो है N1 है।
N17 क्या है 1.25 टाइम्स N1 है, तो ये 1.25 टाइम्स एज इट इज, और ये जो आपका N1 है ये 256 है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, आपका आंसर 320 हर्ट्ज आएगा। ये आपका लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, और ये आपका डाउट नंबर 10। नाउ अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पर आपको दिया हुआ है, a set of 26 tuning fork is arranged in a series of, आपके पास में 26 ट्यूनिंग फॉर्क्स है और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज है। Each tuning fork produces 4 beats per second, हर ट्यूनिंग फॉर्क 4 बीट्स पर सेकंड प्रोवाइड कर रहा है विद द प्रीसीडिंग ट्यूनिंग फॉर्क, एंड लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज एन ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट। बच्चों ये वाला जो रिलेशन है, ये जो नीचे में सेंटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज एन ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट, इसका मतलब ये है कि लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क के ऑक्टेव है, यानी डबल है, ठीक है। अगर ऐसा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क और 6 नंबर के ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी आपको इस प्रॉब्लम में निकालना, ठीक है। सबसे पहले P नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क 26, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर आपको दिया है बीट फ्रीक्वेंसी 4 बीट्स पर सेकंड यानी कि 4 हर्ट्ज, उसके बाद लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क, लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क यानी उसका फ्रीक्वेंसी N26, वो ऑक्टेव है फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी के, ऑक्टेव यानी कि 2, N26 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ N1, ठीक है, ये दिया है। अगर ऐसा है तो फर्स्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी और 6th फॉर्क का फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे निकालना, ठीक है। फिर यहाँ पर आप क्या लिखें, फॉर इंक्रीजिंग order of frequencies, frequency of pth overtone is Np equals to N1 plus P minus 1 into Np, ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया। अब इसमें P और Np का वैल्यू पुटअप करिए, N26 ये N1 एज इट इज, यहाँ पे P की जगह 26 माइनस 1, Np बीट फ्रीक्वेंसी आपका 4, फिर यहाँ पर ये N1 प्लस 26 माइनस 1 25 इंटू 4 यानी कि 100, और N26 आपको गिवन है 2 टाइम्स ऑफ N1, ठीक है। अब ये N1 इधर भेज दो, 2N1 माइनस N1 विच इज इक्वल्स टू 100, देयरफॉर N1 इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज। फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 समझिए। अभी आपको 6 ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो P की जगह पे 6 पुट करना होगा, तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, फॉर 6th ट्यूनिंग फॉर्क, 6 ट्यूनिंग फॉर्क के लिए P का वैल्यू होगा 6, ये P का वैल्यू 6 यहाँ पे पुटअप करिए P की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे P की जगह पे 6, यहाँ पे ये N1 कितना है 100, प्लस ये P की जगह पे 6 माइनस 1 और ये बीट फ्रीक्वेंसी आपका 4, ये हो गया 100 प्लस 5 इंटू 420 यानी 120 हर्ट्ज। तो 6 नंबर के ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी होगा 120 हर्ट्ज। ये आपका यहाँ पे 11 नंबर का यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट अभी हमारा प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारे पास 21 ट्यूनिंग फॉर्क्स है, बट अभी हमारे पास में डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है और हर ट्यूनिंग फॉर्क जो है 4 बीट्स पर सेकंड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये दिया है फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क इज एन ऑक्टेव ऑफ द लास्ट, यानी पहले ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी के क्या है, डबल है। अगर ऐसा है तो फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क और 10th ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर अभी हमको निकालना है, ठीक है। ये अभी हमारा प्रॉब्लम है। बताइए कितने ट्यूनिंग फॉर्क्स है, 21,
ओके। उसके बाद में यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बीट फ्रीक्वेंसी 4 बीट्स पर सेकंड, और फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वो लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क के डबल है। लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क यानी N21, ये आपका रिलेशन बना, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आपको ये कहा गया फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना है और 10th ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना है, ये अभी हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम में डिक्रीजिंग ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का, तो अभी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवर टोन इज। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन बनेगा, np इक्वल्स टू n1 प्लस p माइनस 1 इंटू nb। ये इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पे क्या कर दो माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे p और nb का वैल्यू पुट अप करो, n21 n1 माइनस 21 माइनस 1, यहाँ पे 4, ये n1 माइनस ये 20 इंटू 4 यानी ये हो गया 80, ठीक है। उसके बाद ये जो n1 है ये आपको गिवन है 2n21, ठीक है, और इधर n21 ये माइनस 80, ये इधर गया n21 माइनस 2n21 विच इज इक्वल्स टू माइनस 80, माइनस n21 विच इज इक्वल्स टू माइनस 80, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n21 इक्वल्स टू 80 हर्ट्ज। आपके पास 21 नंबर के ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी आ गया। अब इसके बाद में आपको ये पता है कि फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स है, यानी ऑक्टेव है किसके, लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पर ये 2 हो गया। लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 80 है, 2 इंटू 80 यानी 160 हर्ट्ज, तो n1 यानी कितना हो गया आपका 160 हर्ट्ज। ये आपके दोनों आंसर्स इस प्रॉब्लम के हो गए। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें 33 ट्यूनिंग फॉर्क्स है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपको गिवन है। 33 ट्यूनिंग फॉर्क्स और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का फॉर्मूला आपके सामने ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये दिया है ईच फॉर्क गिव्स x बीट्स पर सेकंड, यानी बीट फ्रीक्वेंसी जो है ये आपको गिवन है। nb का वैल्यू अभी आपको दिया है x with preceding one and first is an octave of the last fork। इसका मतलब पहले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के ऑक्टेव है यानी डबल है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी निकालिए, लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी निकालिए और 10th ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेंशन किया गया है 440 हर्ट्ज, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क p ये हो गया 33, उसके बाद में बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे x हर्ट्ज है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ईच फॉर्क गिव्स यहाँ पे x बीट्स पर सेकंड विद द प्रीसीडिंग वन, यहाँ पर ये अभी हमारे पास में हो गया। फर्स्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी यानी n1 इज डबल यानी ऑक्टेव ऑफ द लास्ट यानी 2n33 हो गया, यानी फर्स्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स यानी ऑक्टेव ऑफ द लास्ट फॉर्क का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर ऐसा है और 10th ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है 440 हर्ट्ज, आपको फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क और 33 यानी लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सॉल्व करना, ठीक है। देखिए वी हैव, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है सेम वही, np इक्वल्स टू n1 माइनस p माइनस 1 इंटू nb। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए फॉर्मूला, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। यहाँ पे p और nb दोनों का वैल्यू पुट अप करेंगे। p का वैल्यू है यहाँ पे 33, n1 एज इट इज यहाँ पे ये 33 माइनस 1 और nb यहाँ पे आपका x है। फिर यहाँ पर n1 का वैल्यू आपको दिख रहा है कितना है 2 टाइम्स ऑफ n33 माइनस 33 माइनस 1 32 32x हो गया और इधर में ये आपका n33।
ये 2n33 इधर गया, यानी n33 माइनस 2n33 विच इज इक्वल्स टू 32x हो गया। फिर यहाँ पे माइनस n33 विच इज इक्वल्स टू माइनस 32x, माइनस माइनस कैंसल, सो n33 इक्वल्स टू 32x। ये आपका यहाँ पे n33 का वैल्यू आया x की टर्म। अब यहाँ पर आपको 10 ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दिया है, तो यहाँ पे P की जगह पे 10 पुट अप करो और NB की जगह पे X पुट अप करो, ठीक है। सो पुटिंग P इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा फिर अभी हमको यहाँ पे अभी n P की जगह पे 10, यहाँ पे ये वाला n1 माइनस P की जगह पे 10 माइनस 1 और NB की जगह पे x, ये ऐसा हो गया रिलेशन। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन है इसमें n10 आपको गिवन है 440, ठीक है। ये n1 एज इट इज माइनस यहाँ पे ये 10 माइनस 1 यानी कि ये हो गया 9 इंटू यहाँ पे क्या आया आपके पास में x ये आया, ठीक है। अब इस रिलेशन के बाद में यहाँ पे ये आपका रिलेशन आया, n1 जो है इसका वैल्यू आप जानते हैं 2n33 है, इसका वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 33 फॉर का फ्रीक्वेंसी माइनस 9x। अब ये 2n33 जो है, अब यहाँ पर ये 2 इंटू n33 का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 32x माइनस 9x। नाउ 2 इंटू 32x यानी 64x माइनस 9x और इधर में आया 440, ठीक है। अब यहाँ पर 64 में से 9x माइनस करेंगे तो 55x बचेगा, ठीक है। ये 440, 55 इधर लेकर आइए, दिस इंप्लाइज 440 अपॉन 55, ठीक है। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो आपको x हर्ट्ज में यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और वो जो x है उसका आंसर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, x आपको मिलेगा 8 हर्ट्ज, यानी therefore x इक्वल्स टू बीट फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू 8 हर्ट्ज आपके पास में आया, ठीक है। अब इसके बाद में अब हमें फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप n33 निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ n33 इक्वल्स टू 32x, 32 इंटू 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 25, यानी यहाँ पर आएगा 256 हर्ट्ज, ठीक है। ये आपका n33 यानी लास्ट ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी आ गया। अब फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी निकालना है। नाउ n1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ n33, 2 इंटू 256 यानी 512 हर्ट्ज। ये आपका यहाँ पर फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी हो गया। अभी हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो है वैक्सिंग और फाइलिंग का है, ये सबसे पहले ध्यान में रखिए। अगर हम किसी ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स को, ये ट्यूनिंग फॉर्क का प्रोंग्स होता है, ये अगर हमने इसके ऊपर वैक्स लगाया, ये मान लीजिए वैक्स लगाया, तो इस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, n का वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक है। और अगर हमने ट्यूनिंग फॉर्क का ये जो प्रोंग्स है, ये प्रोंग्स है उसके, अगर इसके ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स को हमने घिसा, फाइलिंग अगर किया, ये फाइलिंग है, ठीक है। अगर हमने फाइलिंग किया तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इंक्रीज होता है। ये दो कंडीशन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है। वैक्स लगाया तो इस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा जिस पे वैक्स लगाया, और अगर आपने फाइलिंग किया तो ध्यान में रखना है ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन पे ये प्रॉब्लम बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे लिखना है सिर्फ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको कितने बीट्स मिल रहे हैं, P और Q में कितने बीट्स है, 6 बीट्स पर सेकंड है, 6 बीट्स पर सेकंड। तो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड इनिशियली, ठीक है। इनिशियली कितने बीट्स आपको यहां पर मिल रहे हैं, 6 बीट्स पर सेकंड, यानी 6 हर्ट्ज ये बीट आपको मिल रहा है। उसके बाद में ट्यूनिंग फॉर्क P का आपको यहां पर क्या मिल रहा है,
फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर पी ये 400 हर्ट्ज दिया है। अब यहाँ पे वो कंडीशन है जो मैंने यहाँ लिखी है, when a little wax is applied to the prongs of tuning for Q, ठीक है, the number of beats produced per second increase, ठीक है, यानी जब आप prong Q4 के प्रोंग्स पे जब आप वैक्स लगा रहे तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड यानी बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ट्यूनिंग फॉर Q का फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे निकालना है, यानी NQ निकालना, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में एक कंडीशन है जो आपको समझनी होगी। जो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दिया है उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी से ज्यादा समझना है, यह आपका अजम्पशन है, ठीक है। मतलब P ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दिया है तो उसको Q ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी से ज्यादा समझिए, यह आपका कंडीशन है। इसलिए मैंने लिखा लेट, मान लीजिए जो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दिया है वो ज्यादा है, NP is greater than NQ. So therefore NP minus NQ which is equals to beat frequency, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये अभी हमें क्या करना है, बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आएगा, NP minus NQ which is equals to beat frequency, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 पहले केस से। अब इसके बाद में आपको ये दिया है, आपने वैक्स लगाया, देखिए मेंशन है प्रॉब्लम में, वैक्स लगाया, किस पे वैक्स लगाया, ट्यूनिंग फॉर Q के प्रोंग्स पे आपने वैक्स लगाया, तो Q फॉर के प्रोंग्स पे आपने क्या लगाया, वैक्स, तो Q का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, कंडीशन व्हेन ए वैक्स is applied on prongs of tuning fork Q, its frequency decreases, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी NQ क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी NQ का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीजेस, ठीक है। दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ Q4 डिक्रीजेस। अब आप क्या करिए, यहां पर एज एन एग्जांपल आप वैल्यू ले लीजिए, NP का वैल्यू मान लीजिए यहां पर लिखिए 14 माइनस NQ का वैल्यू मान लीजिए 8, 6 आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब ये अंदाजन लिया है, ये NQ का वैल्यू अभी क्या है, 8 है, मानना है आपने, ये अजम्पशन लिया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए आपका NQ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, NQ क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो NQ आपका डिक्रीज हो रहा है तो 8 को डिक्रीज करिए, 14 को एज इट इज रखिए, 14 माइनस 7 क्या हो रहा है, 7 आया नंबर ऑफ बीट। फिर 14 माइनस NQ को फिर से डिक्रीज करिए, क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है, फिर से डिक्रीज करिए, 14 माइनस 5 यहाँ पर क्या आ रहा है, 9। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बताइए, जब आपका NQ डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि कंडीशन है NQ जब आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपका जो ट्यूनिंग फॉर्क का जो बीट्स है वो 6 था, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये एज एन एग्जांपल हमने लिया, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखिए, व्हेन NQ डिक्रीजेस तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ठीक है। नंबर ऑफ बीट्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और ऐसा ही प्रॉब्लम में भी दिया है कि जब आपने वैक्स लगाया तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इंक्रीज हो रहे हैं, और यहां पर भी हमें कंडीशन में क्या मिल रहा है, जब आप NQ का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है उस समय पे नंबर ऑफ बीट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। हमने वैल्यूज डाल के आंसर कि ये निकालने की कोशिश की कि बीट कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे बीट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और प्रॉब्लम में भी दिया है कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इंक्रीज हो रहे हैं। देयरफॉर जो आपने अजम्पशन किया, अबोव अजम्पशन जो है ये
करेक्ट है, क्योंकि यहां पर भी आपको मिल रहा है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इंक्रीज और यहां पर भी आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इंक्रीज, यानी जो हमने ये अजम्पशन किया np इज ग्रेटर देन nq ये सही है। सो देयरफॉर np माइनस nq इक्वल्स टू 6, nq को इधर लाइए, np माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू nq, ये 400 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू nq, सो nq इक्वल्स टू 394 हर्ट्ज। ये आपका यहाँ पर आंसर और ये है आपका यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 15। नेक्स्ट अभी हमारा प्रॉब्लम है ट्यूनिंग फॉर p 5 बीट्स पर सेकंड प्रोवाइड कर रहा है ट्यूनिंग फॉर q के साथ, यानी सबसे पहले नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड इनिशियली जितने बीट्स प्रोवाइड हो रहे हैं वो कितने हैं आपके पास में 5 बीट्स पर सेकंड प्रोवाइड हो रहे हैं और ट्यूनिंग फॉर q का फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है nq 500 हर्ट्ज, मतलब ट्यूनिंग फॉर p का फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। कंडीशन क्या है, ट्यूनिंग फॉर p के प्रोंग्स को आपने क्या किया, प्रोंग्स ऑफ p आर 5, ठीक है, तो द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी 7 बीट्स पर सेकंड। जब आपने p ट्यूनिंग फॉर के प्रोंग्स को क्या किया, 5 किया, नंबर ऑफ बीट्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं 7 बीट्स पर सेकंड। देन फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर q, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे निकालना, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पे लेट जो फ्रीक्वेंसी आपको दिया है उसको दूसरे से ग्रेटर समझना है, यानी nq इज ग्रेटर देन np, सो nq माइनस np विच इज इक्वल्स टू बीट फ्रीक्वेंसी, सो nq माइनस np, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 5 बीट्स पर सेकंड, ठीक है, ये आपका कंडीशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में p ट्यूनिंग फॉर के प्रोंग्स को आप फाइल कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, मैंने बताया था फाइल करने पर ट्यूनिंग फॉर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, व्हेन prongs of p are 5 its frequency that is np ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस रिलेशन में अंदाजन आप वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, 10 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये आपका np है, ठीक है, इसका वैल्यू बढ़ाइए क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, 10 माइनस 5 की जगह पे क्या करिए, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, इसका वैल्यू 6 करिए, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर फिर से 10 माइनस np का वैल्यू बढ़ाइए 7, यहाँ पर क्या हुआ 3। आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे आप p का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो यहाँ नंबर ऑफ बीट्स कम हो रहे हैं और प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि पहले 5 बीट्स पर सेकंड थे, बाद में 7 बीट्स पर सेकंड हो, बट ऐसा नहीं आ रहा, नंबर ऑफ बीट्स कम हो रहे, यहाँ पे नंबर ऑफ बीट्स बढ़ रहे। तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे, ये एग्जाम्पल है, हमने अज्यूम किया व्हेन np इंक्रीजेस, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ p ट्यूनिंग फॉर्क इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड डिक्रीजेस, ठीक है, और यहां नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज हो रहा है, सो विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी यानी अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी टू गिवन अजम्पशन, ठीक है। और देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर अबव अजम्पशन जो हमने किया है इज नॉट करेक्ट, ठीक है, आपका ये वाला अजम्पशन सही नहीं है, nq माइनस np जो है ये सही नहीं है, सो np मस्ट बी ग्रेटर देन nq। पहले हमने nq इज ग्रेटर देन np लिया, सो np माइनस nq विच इज इक्वल्स टू 5, आपको np निकालना है, सो np इक्वल्स टू nq प्लस 5, ठीक है, nq का वैल्यू आपको गिवन है 500 प्लस 5 यानी 505 हर्ट्ज, ये आपका पीएल ट्यूनिंग फॉर्क का क्या हुआ, वैल्यू हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ट्यूनिंग फॉर्क C प्रोड्यूसेस 8 बीट पर सेकंड विद ट्यूनिंग फॉर्क D, यानी नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस्ड इनिशियली, कितने बीट प्रोड्यूस हो रहे हैं पर सेकंड, पहले
8 बीट्स पर सेकंड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब आपको डी फॉर्क का फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डी फॉर्क 340 हर्ट्ज, यानी आपको सी फॉर्क का फ्रीक्वेंसी निकालना है। ठीक है, व्हेन द प्रॉन्ग्स ऑफ सी आर फाइल, यानी आपने सी ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स को क्या किया, फाइल किया, देन ए बीट्स पर सेकंड डिक्रीजेस टू 4, यानी पहले आपको 8 बीट पर सेकंड मिल रहे थे, बाद में ये बीट्स डिक्रीज हो गए 4 हो गए, ऐसा यहाँ पे कंडीशन है। देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सी बिफोर फाइलिंग, मतलब सी ये ट्यूनिंग फॉर्क को घिसने से पहले, फाइलिंग करने से पहले उसका क्या फ्रीक्वेंसी होगा, ये आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ट्यूनिंग फॉर्क दिया है जिसका फ्रीक्वेंसी, उसको दूसरे से ग्रेटर मानना है। ठीक है, सो ND माइनस NC विच इज इक्वल्स टू बीट फ्रीक्वेंसी, ND माइनस NC इक्वल्स टू 8, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन आपको लेना है, दूसरा कंडीशन क्या है, व्हेन प्रॉन्ग्स ऑफ C आर 5, ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, यानी NC का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। यहां पर NC का वैल्यू इंक्रीज करो, यहां एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, NC का वैल्यू इंक्रीज करना है, यहाँ पे ये 10 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 8 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे NC का वैल्यू इंक्रीज करो, 10 माइनस 3, ठीक है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 10 माइनस 4, यहाँ पर क्या हो रहा है 6। आपको क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हो रहे हैं जब हम क्या कर रहे हैं, NC यानी सी फॉर्क का फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पर भी कहा गया है कि नंबर ऑफ बीट डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे व्हेन NC इंक्रीजेस, यानी सी ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज हो रहा है तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड डिक्रीजेस। ठीक है, देयरफॉर हमारा जो अजम्पशन है, हमारा अजम्पशन सही है, अबव अजम्पशन इज करेक्ट। ठीक है, सो देयरफॉर ये जो आपका अजम्पशन है ND माइनस NC इक्वल्स टू 8, ये एज इट इज रहने दीजिए, NC इधर 8 इधर, ND माइनस 8 इक्वल्स टू NC, ND का वैल्यू आपको गिवन है 340 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू NC, तो NC आएगा आपका 332 हर्ट्ज। तो बिफोर फाइलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क C आएगा आपका 332 हर्ट्ज।